गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 7 की हिंदी निकाल लो। देखिए बच्चों, आज आपका है पाठ 6। पाठ 6 का नाम है राजेंद्र बाबू। निकाल लिया बच्चों। देखिए, ये राजेंद्र बाबू पाठ का नाम है। ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। और देखिए, लिखा किसने है? महादेवी वर्मा ने। तो देखिए बच्चों, ये संस्मरण क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि संस्मरण क्या है। संस्मरण देखिए, ये है स्मृति के आधार पर। स्मृति यानी याद। स्मृति मीन्स क्या होता है? याद। तो देखिए, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में जो लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। समझ गए बच्चों? यानी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लिया आपने मुझको कहीं देखा। ठीक है, माना कि आपने स्टेशन पर देखा। तो देखिए, इसके बाद में फिर आपको काफी दिन बाद में याद आया। जब देखा आपको कि हाँ, तो आपने सोचा कि लगता है हमने कहीं मैम को देखा था। तो जब देखा था तो मैम पिंक कलर की साड़ी पहने हुए थी और क्या पहने थी। तो देखिए, ये सब जब याद आता है तो इसे क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक है। तो देखिए, महादेवी वर्मा ने ये लिखा है। देखिए क्या लिखा है? राजेंद्र बाबू को मैंने पहल एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में देखा था। देखिए, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जो ये राजेंद्र बाबू हैं, तो इनको मैंने पहली बार सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में देखा था। तो देखिए, गद्यात्मक वातावरण क्या होता है? साधारण कहें या सादा सामान्य। ठीक है। तो देखिए, इस सामान्य वातावरण में देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यहाँ बताना कठिन है। देखिए, मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। देखिए, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। ये बीए की पढ़ाई कर रही थी। तो शीता अवकाश में यानी सर्दी की जो छुट्टियां थी, तो उस छुट्टियों में ये भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी। इनको अपने भाई से मिलने की बात थी कि पटना में मिलेंगे। अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े और वहां पर स्टेशन पर कुछ घंटों तक अपने भाई की प्रतीक्षा में ये बैठी रही। स्टेशन के एक ओर 3 पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में, परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे। तो देखिए, इन्होंने बताया स्टेशन के एक ओर 3 पैर वाली बेंच है, जिसमें 3 पैर थे, वो बेंच पड़ी हुई थी। और देखिए, देहातियों की वेशभूषा में। ठीक है। परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे। कौन थे? राजेंद्र बाबू वहां बैठे हुए थे और कुछ लोग इनके पास भी बैठे हुए थे। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। देखिए, कह रही कि उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि यानी नजर, ये जो विहंगम मीन्स पूरी नजर उनके ऊपर इनकी पड़ी। और देखिए, वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं। देखिए, भाई से ये पूछने से पहले ही कि ये जो सज्जन हैं ये राजेंद्र बाबू ही हैं,
कि मुझे अभिवादन की ध्यान आया। अब इनको ध्यान आया, नमस्कार किया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई। देखिए पहली बार में ही इनकी स्मृति में से याद जो इनकी आकृति इनके अंकित हो गई, यानी इनके दिमाग में बस गई। उसमें इतने वर्षों से ना कोई नई रेखा जोड़ी है और ना ही कोई नया रंग भरा है। देखिए जैसे इन्होंने पहले देखा था वैसे आप देख रही हैं। काले घने और देखिए ऊपर अभी से सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्ति में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं रहता। देखिए कोई भी एक आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी बात अगर सत्य है तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो देखिए जो सत्य बात है वो वही सत्य बात ही बताएंगे, उसमें कुछ जोड़ने और घटाने की बात नहीं होगी। उसी प्रकार से कहा है इन्होंने कि वैसे ही सच्चे व्यक्ति में भी कुछ जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। देखिए काले घने पर छोटे फटे हुए बाल, काले घने इनके छोटे छोटे बाल, चौड़ा मुख और चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें। घनी भ्रुकुटियों बच्चों जानते हैं क्या है? भौहें जिनको बोलते हैं। तो उनके नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक। और देखिए इनकी आकृति बता रही है कि किस प्रकार की थी राजन बाबू की। तो देखिए मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण। गेहुआ वर्ण यानी रंग, इनका रंग कैसा था? गेहुआ। ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होठ पर ही नहीं नीचे के होठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। देखिए इनका लंबा चौड़ा शरीर था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। देखिए क्या कह रही है कि जो इनकी वेशभूषा थी वो ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती, देखिए मोटी धोती थी खादी की, ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती हुई। जो ये धोती पहने हुए थे खादी की, देखिए किस प्रकार से पहने थे वो बता रही हैं कि धोती ऐसी पहने थे कि एक फेटा देकर बंधी हुई थी और एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती हुई, एक पैर पर घुटने तक छूती हुई और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली तक यानी नीचे पैर तक, और मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग बटन टूटने का कारण खुला। देखिए कोट का भाग जो खुला था तो क्या कारण था बच्चों? बटन की टूटी हुई थी और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। घुटनों के नीचे बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, मोजे जूते तो पहने हुए थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदता वाद था। देखिए मोजे भी जिस प्रकार से इनकी वेशभूषा थी उसी प्रकार से इनके जूते मोजे भी थे। एक मोजा देखिए किस प्रकार है, एक मोजा जूते पर उतर आया था। एक मोजा कैसा था बच्चों? आप लोगों का भी कभी हो जाता है, जिस प्लास्टिक उसकी टूट जाती तो देखते हो नीचे को आ जाता है, ऊपर से ढीला हो जाता है। तो देखिए वैसा इनके साथ हुआ।
एक मोजा जूते पर उतराया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चलता था, और देखिए जूतों का रंग पता ही नहीं चल रहा था, इतनी जूतों में मिट्टी लगी हुई थी, पता ही नहीं चला ना रूप का कि किस प्रकार की ये जूते हैं। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। जो ये टोपी लगाए थे उनकी टोपी की जो स्थिति थी वो और भी विचित्र थी। देखिए कैसे, उसकी आगे की नोक बाएं भाव पर खिसक आई थी। टोपी की नोक कैसी थी? इनके बाएं भाव पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए। इनको देख करके कैसा लगता था? ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी में इन्होंने कपड़े पहन लिए। अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में अटक रहा लग रहा था। जैसा इन्होंने जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह पहने हैं तो जैसा अटक गया वो उसी जगह वैसा अटका है। उनकी मुखाकृति देखकर, उनकी मुख की आकृति यानी बनावट को देखकर अनुभव होता है, एहसास होता है मानो इन्हें पहले कहीं देखा था। अब देखिए महादेवी वर्मा सोच रहे हैं कि ये सब देख के ऐसा लगता है कि इनको पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने इन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया। अभी सोच रहे हैं कि ऐसा और व्यक्तियों ने भी देख कर के अनुभव किया होगा, एहसास किया होगा कि लगता है पहले कहीं इनको देखा है। बहुत सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। जब इन्होंने बहुत सोचा तो इनको महसूस हुआ। ठीक है, लिखा है बहुत सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का मतलब महसूस। तो देखिए अनुभूति का कारण समझ में इनको आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। देखिए क्या था? राजेंद्र बाबू की मुखाकृति यानी मुख की बनावट, यानी बनावट ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में, उनके संपूर्ण शरीर की बनावट में एक सामान्य भारतीय जन की, देखिए भारतीय जन की आकृति यानी बनावट, आकार और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति का स्मरण हो आता था। देखिए कह रही है कि उन्हें देखने वालों को कोई जो भी व्यक्ति उन्हें देखता था तो उनको देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति का स्मरण हो आता था, यानी याद आ जाती थी और वह अनुभव करने लगता था, यानी एहसास करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा। क्या अनुभव करने लगते थे व्यक्ति? कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले कहीं मैंने देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। समझ गए बच्चों? तो देखिए प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ प्रतिभा और बुद्धि विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना यानी सहानुभूति प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। गरिमा यानी गौरव या महत्व। देखिए इनकी प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ जो गंभीर सहानुभूति इनको प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी, यानी गौरव प्रदान करती थी। अब ठीक है बच्चों, आप लोग निशान लगा लो और आगे का कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं तक निशान लगा लो। थैंक यू बच्चों।